नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। बिटकॉइन ने $19,000 से ऊपर किया ट्रेड, ईथर रहा $1,300 से नीचे। लिज ट्रस ने छोड़ा यूके प्राइम मिनिस्टर का पद, प्रस्तावित क्रिप्टो बिल्स का भाग्य बना हुआ है अनिश्चित। DeFi बेट्स के लिए स्टेल्थी क्रिप्टो हेज फंड एज कैपिटल ने $66.8 मिलियन जुटाए। बाइनेंस ने साइप्रस में क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्ट्रेशन किया हासिल। साउथ अफ्रीका ने क्रिप्टो एसेट को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रूप में किया घोषित। FTX रिकवरी प्लान के मुताबिक वॉयजर यूजर अपने फंड के 72% की कर सकते हैं रिकवरी। टर्किश अथॉरिटीज ने इलीगल गैम्बलिंग स्टिंग में $40 मिलियन की कीमत के क्रिप्टो किए जब्त। मल्टी कॉइन समर्थित स्पोर्ट्स स्टार्टअप NFTs को फैन एक्सपीरियंसेस के टिकट के रूप में कर रहा है पेश। चेन एनालिसिस के मुताबिक पिछले वर्ष क्रिप्टो अडॉप्शन की गति धीमी होने के बावजूद रही pre-2021 लेवल से ऊपर। वार्नर ब्रदर्स Web3 मूवी पुश के हिस्से के रूप में रिलीज करेंगे 10,999 लॉर्ड ऑफ द रिंग्स NFT। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में हॉकिश मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण एक बड़ी सेल ऑफ का सामना करना पड़ रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व के की ऑफिशियल्स ने पिछले कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट स्पीच दी है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट्स पर रोक लगाने के महत्व की भी पुष्टि की है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.65% की गिरावट के साथ 27,450 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $923.92 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.37% कम है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार की कुल मात्रा $43.23 बिलियन है, जो 11.32% की कमी है। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 0.3% की गिरावट के साथ $19,180 पर ट्रेड किया, जबकि दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर उसी समय के दौरान 0.68% की गिरावट के साथ $1,293 पर ट्रेड कर रही थी। लिज ट्रस ने जॉब पर सिर्फ 6 हफ्ते की सर्विंग के बाद गुरुवार को यूके के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिजाइन कर दिया। ऑफिस में उनके कम समय को उनकी फिजिकल पॉलिसी और फ्रैकिंग के रूप में जाने जाने वाली एनर्जी पॉलिसी पर कंट्रोवर्सी से चिन्हित किया गया है और उनके रेजिग्नेशन से स्टेबल कॉइन्स और क्रिप्टो सीजर के बिल्स का भाग्य बीच में फंस गया है। ट्रस्ट ने डाउनिंग स्ट्रीट में अपने ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स से कहा, मैं कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के पद से इस्तीफा दे रही हूं, ये कहते हुए कि नया लीडरशिप इलेक्शन अगले हफ्ते के भीतर पूरा हो जाएगा। जब तक कोई सक्सेसर नहीं चुना जाता, तब तक मैं प्राइम मिनिस्टर बनी रहूंगी। इस बीच ऑपोजिशन लेबर पार्टी ने जनरल इलेक्शन का आह्वान किया है, जो करंट पोलिंग के आधार पर पार्टी को एक सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में एंटर करते हुए देखेगा। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार क्रिप्टो हेज फंड एज कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें बहुत कम पब्लिक इंफॉर्मेशन है, उसने 2 डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस फोकस फंड में $66.78 मिलियन जुटाए हैं। फाइलिंग के अनुसार इस साल 1 फरवरी को सेल्स ओपन होने के बाद से यूएस बेस्ड एज DeFi फंड LP ने 8 इन्वेस्टर्स से लगभग $28 मिलियन जुटाए हैं। फर्म का प्लान फंड के लिए 1 साल से ज्यादा समय तक चलने वाली ऑफरिंग्स की है। दूसरे केमन आइलैंड्स बेस्ड एज DeFi ऑफशोर फंड ने अक्टूबर 2021 की शुरुआत में सेल्स के लिए ओपनिंग के बाद से 6 इन्वेस्टर्स को लगभग $38.6 मिलियन बेचे हैं। SEC फाइलिंग के अनुसार फर्म दोनों फंड्स के लिए और ज्यादा जुटाने की योजना बना रही है, क्योंकि इसने अपने टारगेटेड रेस के लिए कोई लिमिट सेट नहीं की है। उसकी वेबसाइट के अनुसार कंपनी की योजना मैक्रो स्टाइल इन्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके डिजिटल एसेट, ब्लॉकचेन और DeFi में अपॉर्चुनिटीज तलाशना है। मैक्रो इन्वेस्टिंग उस स्ट्रैटेजी को रेफर करता है जिसका एम इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इवेंट्स के कारण ब्रॉडर मार्केट स्विंग्स से प्रॉफिट प्राप्त करना है। गुरुवार को बाइनेंस के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस क्लास 3 को क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर या CASP के रूप में रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया। राइवल क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिसने मार्च में एक सेपरेट एंटिटी की सेटअप की, बाइनेंस को अब CYSEC के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रूल्स के अनुपालन में स्पॉट कस्टडी, स्टेकिंग और कार्ड सर्विसेज की पेशकश करने की अनुमति है।
बाइनेंस का फ्रांस, स्पेन और इटली में सिमिलर रजिस्ट्रेशन है। साउथ अफ्रीका के फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी ने एक ब्रीफ नोटिस पोस्ट किया है जो दर्शाता है कि क्रिप्टो करेंसी एसेट को अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा, जिससे उन्हें रेगुलेट किया जा सके। FSCA ने क्रिप्टो एसेट को वैल्यू के एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के रूप में संदर्भित किया है और मैंडेट किया है कि उन्हें पब्लिकेशन की तारीख से देश में रेगुलेट किया जाए। रेगुलेटर ने संकेत दिया है कि 2002 के फाइनेंशियल एडवाइजरी और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी सर्विसेज एक्ट को अब क्रिप्टो एसेट की परिभाषा को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है, एक ऐसा कदम जो कई महीनों से प्रत्याशित है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साउथ अफ्रीका में पहली बार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाएगा। FAIS एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को एक सिक्योरिटी, डिबेंचर, कोई पैसा बनाने वाला साधन या सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट के अधिकार प्रदान करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में परिभाषित करता है। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर के बचे हुए एसेट को हासिल करने के लिए एक सफल बोली के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज FTX US एक रिकवरी प्लान पेश कर रहा है, जिसमें वॉयजर कस्टमर्स अपने फंड्स का लगभग 72% वसूल कर पाएंगे। हालांकि ये सौदा तब तक पूरा नहीं किया जा सकता जब तक कि US बैंकक्रप्सी जज माइकल E. वाइल्स वॉयजर की बैंकक्रप्सी पे आउट प्लान को मंजूरी नहीं देते, जिस पर रिपोर्टेडली दिसंबर में विचार किया जा सकता है। अरेंजमेंट को मंजूरी देने से पहले वाइल्स ने जोर देकर कहा कि वॉयजर को सो कॉल्ड फिड्यूशरी आउट एक स्टैंडर्ड बैंकक्रप्सी क्लॉज शामिल करना चाहिए, जो एक कंपनी को अदालत के संरक्षण के तहत बिक्री को अंतिम घोषणा करने से पहले उच्च बोलियों पर विचार करने की अनुमति देता है। अंकारा चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के अनुसार टर्की में इलीगल गैम्बलिंग पर कार्रवाई के कारण क्रिप्टो करेंसी में $40 मिलियन की जब्ती हुई है। अथॉरिटीज ने इलीगल गैम्बलिंग रिंग के संचालन के शक में पूरे टर्की में 46 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसने अंकारा बेस्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के स्वामित्व वाले क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में गलत तरीके से फायदे को भेजा है। टर्की के होम मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने कहा, ये ऑपरेशन टर्की साइप्रस से निकला और हलील फाइलिली के हत्या से जुड़ा है। हलील फाइलिली एक टर्किश कसिनो का मालिक था, जिसकी फरवरी में नॉर्दर्न साइप्रस के करेनिया में उनके घर पर हत्या कर दी गई थी। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि कॉलेज स्पोर्ट्स स्टार्टअप मर्क्यूरी ने मल्टीकॉइन और दूसरे वेंचर बैंकर से $7.5 मिलियन जुटाए हैं, जिससे ये शर्त लगाई जा सकती है कि इसकी इनविजिबल क्रिप्टो टेक फैंस के लिए अनुभव की एक आकर्षक लहर को सक्षम कर सकती है। कॉलेज फैन बेस के लिए IRL एक्सपीरियंसेस तक पहुंच के रूप में मर्क्यूरी फ्लो ब्लॉकचेन पर NFTs का उपयोग कर रहा है। मर्क्यूरी कंपनी के डिजिटल कलेक्टिबल्स का इस्तेमाल करके हाइपर लोकल फैन क्लब्स बनाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। ये क्लेमसन टाइगर्स, द विलानोवा वाइल्डकैट्स और दूसरे NCAA डिवीजन 1 स्पोर्ट्स पावर हाउसेस के लिए प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है, ताकि फैंस द्वारा यादगार अनुभवों तक पहुंच प्रदान की जा सके, जिसमें प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज और खेल के दिन मैदान में दौड़ना शामिल है। फैंस इन अनुभवों को सिर्फ मर्क्यूरी NFTs होल्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म चेन एनालिसिस के एक नए स्टडी के मुताबिक इस साल बेयर मार्केट की शुरुआत के बाद से क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी 2021 से पहले के लेवल से ऊपर है। चेन एनालिसिस के ग्लोबल इंडेक्स स्कोर के आधार पर 2021 की सेकेंड और फोर्थ क्वार्टर के हाइस के कंपैरिजन में 2022 की पहले 2 क्वार्टर्स में क्रिप्टो अडॉप्शन की गति धीमी हो गई। हालांकि 2021 के क्वार्टर 1 तक और इसमें शामिल किए गए प्री बुल मार्केट लेवल्स की तुलना में अडॉप्शन ज्यादा रहा। चेन एनालिसिस 2022 ज्योग्राफी ऑफ क्रिप्टो करेंसी रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि 20 देशों में से 18 देश जहां क्रिप्टो अडॉप्शन अपने हाईएस्ट लेवल पर था, वे मिडिल इनकम वाले देशों में कम थे, जहां क्रिप्टो करेंसी का उपयोग रेमिटेंस भेजने और हाई इन्फ्लेशन के खिलाफ सेविंग को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का अडॉप्शन सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, जहां सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम का रिस्पेक्टिवली 37% और 31% हिस्सा है। US बेस्ड फिल्म और एंटरटेनमेंट स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स फैंटेसी क्लासिक द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग को कलेक्टिबल NFTs की एक सीरीज के रूप में जारी करेगा। 21 अक्टूबर 2022 को लॉन्च होने वाला NFT ड्रॉप वार्नर ब्रदर्स मूवीवर्स नामक एक नई Web3 मूवी इनिशिएटिव का हिस्सा है। ड्रॉप वार्नर ब्रदर्स को अपनी पॉपुलर फिल्म से डिजिटल कलेक्टिबल्स को ड्रॉप वाले फर्स्ट मेजर मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक के रूप में चिन्हित करता है। यूजर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स NFTs के लिए 2 ऑप्शंस में से एक चुन सकते हैं।
मिस्ट्री एडिशन, जिसमें यूजर फिल्म में द शायर, रिवेंडल और माइंड्स ऑफ मोरिया लोकेशन के आधार पर रैंडमली एक कॉमन, अनकॉमन या रेयर एनएफटी को मिंट कर सकते हैं। इन एनएफटीज में से किसी एक को मिंट करने से यूजर को फिल्म के विस्तारित 4K वर्जन, 8 घंटों की स्पेशल फीचर्स और कमेंट्री के साथ साथ लोकेशन स्पेसिफिक इमेजेस और AR कलेक्टिबल्स तक एक्सेस मिलता है। इस ऑप्शन में प्रत्येक $30 की कॉस्टिंग वाले 10,000 NFT शामिल हैं। दूसरा ऑप्शन एपिक एडिशन है, जिसकी कॉस्टिंग 999 NFTs के लिए $100 है। इनमें एक्सटेंडेड 4K फिल्म और 8 घंटे की स्पेशल फीचर्स और कमेंट्री के अलावा द शायर, रिवेंडल और माइंड्स ऑफ मोरिया के लिए इमेज गैलरीज और AR कलेक्टिबल्स शामिल हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।